Hello learners, welcome to my channel Life with Science. Today I will teach about biotechnology principles and processes, and this is one of the most important topics for class 12th board. एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज होती हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस से। First of all, what is biotechnology? Biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. बायोटेक्नोलॉजी में हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे कि लाइव या तो लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर लाइव ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट्स जैसे कि एंजाइम उनको यूज करके हम कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि मैनकाइंड या ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस या फिर मेकिंग कर्ड। कर्ड एक माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, मिल्क में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया का कल्चर ऐड करते हैं और वो मिल्क को कर्डल कर लेता है और उससे कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है। इसी तरह से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसमें कि कॉटन में इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो कॉटन प्लांट को इफेक्ट नहीं कर पाते। तो ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। तीसरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे हम एम्ब्रियो को डेवलप कर सकते हैं लैब में। इसमें क्या होता है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट को लेबोरेटरी में फ्यूज किया जाता है और उसके बाद जब वो एम्ब्रियो बन जाता है तो 8 सेल स्टेज में उसको मदर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर वो फुल्ली 9 मंथ्स तक डेवलप होता है मदर के अंदर नॉर्मली। तो ये एक काफी अच्छा प्रोसेस है बहुत से ऐसे कपल्स के लिए जिनके लिए कंसीव करना मुश्किल होता है। उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ जीन सिंथेसाइज कर सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वैक्सीन्स भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि कोविड के टाइम पे कोविड वैक्सीन जो बनी थी वो भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बनी थी। इसके बाद हम कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में या बहुत सारे ह्यूमंस में, तो उन इफेक्ट्स को हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, लेकिन बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स की अलग डेफिनेशंस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल, parts thereof and molecular analogues for products and services। यानी हम इंटीग्रेट करते हैं नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को और उनके डिफरेंट पार्ट्स को, ताकि हमें नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज मिले। अब है बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स। बायोटेक्नोलॉजी के मेनली दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तो हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ऑल्टर एक जेनेटिक मटेरियल को और उसे एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि होस्ट का जो फिनोटाइप है वो चेंज हो जाता है। इट्स अ टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism। इसमें एक फॉरेन डीएनए हुआ, उसको हम प्लाज्मिड वेक्टर में इंसर्ट करेंगे और वो वेक्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेगा, फिर उसको आगे हम इंसर्ट कर देंगे ऑर्गेनिज्म में और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो कैरेक्टर्स होंगे वो उस नए ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ्रूट है
और एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर इंसेक्ट से रेजिस्टेंस जीन है। तो वो बैक्टीरिया की जो जीन है वो हम इस फ्रूट के प्लांट में इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद इस फ्रूट में भी इंसेक्ट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये नया कैरेक्टर हम इसमें डेवलप कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है वो है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, एक ऐसी स्टेराइल कंडीशन क्रिएट करते हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या यूकेरियोटिक सेल्स को ग्रो करते हैं, से कुछ एंजाइम्स या वैक्सीन्स या एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। जो बैक्टीरिया है वो हम एक फर्मेंटर में कंडीशंस, बहुत ज्यादा स्टेराइल कंडीशंस में ग्रो करवाते हैं, और उस बैक्टीरिया के अंदर अगर एंटीबायोटिक की जीन है तो उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होगी फर्मेंटर में, हम उस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उस एंटीबायोटिक को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर वो एंटीबायोटिक ह्यूमंस के लिए यूज होगी, यानी मैनकाइंड में वो मैनकाइंड के लिए यूज हो सकती है। तो सेकेंड प्रिंसिपल है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी में कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए लिया, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ मिक्स किया, उसको ज्वाइन किया और एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो ये सब करने में हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है जिनकी हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो वो टूल्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज, वेक्टर्स और होस्ट ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म में हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे वो, उसे हम कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे टूल्स हमें जरूरत पड़ती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डेवलप करने में। सबसे पहले बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल को कट करते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताती हूँ। 1963 में 2 एंजाइम्स जो है वो आइसोलेट हुई थी, जिसमें कि एक एंजाइम जो थी वो मिथाइल ग्रुप को डीएनए पे ऐड करती थी, और दूसरी जो एंजाइम थी वो डीएनए को कट करती थी। जो डीएनए को कट करती थी उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। उसको उस समय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम दिया गया। फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थी वो थी HIND-2, और ये डीएनए के कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करके उनको कट करती है। तो इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है वो 6 बेस पेयर की होती है। जब एक बहुत लंबे डीएनए के स्ट्रैंड में पर्टिकुलर एक 6 बेस पेयर्स का कॉम्बिनेशन का सीक्वेंस आता है, उसको ये एंजाइम रिकॉग्नाइज करती है और वहां से डीएनए को कट कर देती है। और आज के टाइम में मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो नोन है या फिर वो आइसोलेट की जा चुकी हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करने का काम करती हैं। तो वन ऑफ द टूल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो नेमिंग है वो इस तरह से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इको R1 है तो इको R1 की जो नेमिंग है उसमें ई का मतलब है, जो फर्स्ट लेटर है वो जीनस होता है। जिस भी बैक्टीरिया से इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है उस बैक्टीरिया के जीनस को ई कोलाई जो है उसका ई जो है वो फर्स्ट हो गया। उसके बाद CO जो सेकेंड 2 लेटर्स हैं वो कोलाई के CO हो गए। उसके बाद R जो है वो उसका स्ट्रेन टाइप का फर्स्ट लेटर हो गया, और 1 जो है वो जो इसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी था, तो फर्स्ट जो है इसका इको R1। इस तरीके से इसको हम नाम देते हैं। नेमिंग, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग इस तरह से की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ न्यूक्लियेसिस के बारे में। न्यूक्लियेसिस 2 तरह की होती है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड में से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करती है, और एंडोन्यूक्लियस डीएनए के सेंटर में से या डीएनए के बीच में से कहीं से भी
रिमूव करती है न्यूक्लियोटाइड्स को, बस एंड में से नहीं करती है। और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए के एंड में से करती है उनको एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही रिकॉग्नाइज करके उनको कट करती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनको 5 प्राइम से 3 प्राइम में रीड करो या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करो, वो एक ही तरह से साउंड करते हैं, जैसे GAATTC और GAATTC। ये हम इसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेप्स यूज होते हैं। सबसे पहले हम एक डीएनए लेंगे, ये हमारा होस्ट का डीएनए है और ये हमारा बैक्टीरिया का डीएनए है। फिर इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करेंगे। कट करने पे ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा। इसमें ये बाहर प्रोट्रूड हो रहा है और इसमें इधर यहाँ पे प्रोट्रूड हो रहा है। फिर बाद में ये इस तरीके से बन जाता है कि ये इजीली आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन होने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। तो स्टेप्स यही है, सबसे पहले 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए लिए, उन डीएनए को कट करके स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस किए और वो स्टिकी एंड्स जो है आपस में ज्वाइन कर दिए। ये ज्वाइन करने का जो काम है वो लाइगेज एंजाइम करती हैं और कट करने का काम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स करती हैं। अब अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने 2 जीन्स लिए, एक तो हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड ले लिया और दूसरा हमने ह्यूमन से एक इंसुलिन जीन ले लिया। उस इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। प्रोसेस वही था, पहले कट किया और स्टिकी एंड प्रोड्यूस किए, उसके बाद उनको ज्वाइन कर लिया लाइगेज की हेल्प से, और फिर इन जुड़ने के बाद जो ये डीएनए बना, ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम एक बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफॉर्म करवाएंगे और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम उसको ग्रो करवाएंगे, और ग्रो करने के बाद जब बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे तो वो बहुत सारी इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे और उस इंसुलिन को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट को बैक्टीरिया में ग्रो करा के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमने डीएनए को कट तो कर लिया, कट करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके लिए डीएनए के जितने भी फ्रेगमेंट्स हुए थे उनको हम सेपरेट करते हैं। और सेपरेशन का बेसिस होता है चार्ज। डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो जब हम उसको मूव करवाते हैं फोर्सफुली तो वो एनोड की तरफ मूव करता है और उसके बेसिस पे हम सेपरेशन कर लेते हैं। और इसके लिए हम एग्रोस जेल यूज करते हैं। एग्रोस जेल एक पॉलीमेरिक जेल है। इस जेल पहले हम ये जेल बनाते हैं और इस जेल में एक डाई होती है इथिलियम ब्रोमाइड। वो जो डाई है वो एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है डीएनए के लिए, वो डीएनए के साथ बाइंड कर लेता है। तो उस बेसिस पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारा डीएनए का लोकेशन है। उसके बाद हम इसको यूवी एक्सपोजर देते हैं। यूवी में हमें लोकेशंस पता चल जाती हैं। उसके बाद जिस लोकेशन पे हमारा इंटरेस्ट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम कट करके इल्यूट कर लेते हैं और फिर बाद में हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं दूसरे डीएनए या दूसरे वेक्टर के साथ ज्वाइन करके। तो सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जेल बनाते हैं। उस जेल में हम डीएनए जो हमने आइसोलेट किया था उसको लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद उसको रन करने के लिए छोड़ देते हैं और रन वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में वो रन होता है। और जितना स्मॉल मॉलिक्यूल होगा वो जल्दी जल्दी आगे भाग जाएगा और जितना लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो हैवी है। इस पॉलीमर्स के छोटे 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 जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के बीच में से निकल के ये आगे पहुंच जाता है। क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। स्मॉल मॉलिक्यूल आगे रहते हैं और जितने वो लार्ज होते हैं उतने पीछे 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 रहते हैं। उस बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा डीएनए जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा है, कौन सा फ्रेगमेंट है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए
ये रेड कलर के दिखते हैं जब हम यूवी एक्सपोजर करते हैं, और रेड कलर इसलिए दिखता है क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड जो हमने जेल में ऐड किया था वो डीएनए के साथ जाके बाइंड कर लेता है और फिर उसको यूवी में जब हम देखते हैं तो वो रेड कलर का दिखता है। फिर जो भी इनमें से जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑफ फ्रेगमेंट है डीएनए का, उसको हम कट कर लेते हैं जेल में से, और कट करने के बाद इल्यूट कर लेते हैं। इल्यूट करने के बाद उस डीएनए को हम प्लाज्मिड में ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लें। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के प्रोसेस बताऊंगी, जैसे कि और जो टूल्स हैं लाइगेजेस, पॉलीमरेजेस और वेक्टर्स, इन सब के फंक्शंस और आगे की और भी ज्यादा प्रोसेस सारे के सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी। तो इसी के साथ ये हम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। थैंक यू।